पहले तुम रास्ता छोड़ो, हम बार में जा रहे हैं, वहाँ किसी मेज़ पर बैठकर इत्मीनान से तारुफ हो जाएगा। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बिजली किसी तेजी से उछलकर एक तरफ हुआ, वरना इस दीवकामत का घूमता हुआ हाथ उसके चेहरे पर पड़ता। लेकिन इमरान के तेजी से उछलकर एक तरफ हटते ही यगलहा तनवीर का हाथ हरकत में आया और उसने दीवकामत के गज नुमा बाजू को रास्ते में ही थाम लिया। और फिर पलक झपकने से कम अरसे में तनवीर के जिस्म ने फिजा में कलाबाजियाँ खाई और फिजा इस दीवकामत के हलक से निकलने वाले कर्बनाक चीख और जोरदार धमाके से उलटकर पुश्त के बाद जमीन पर गिरने से गूंज उठी। वेल डन रॉबर्ट, आओ अब चले, इमरान ने तहसीना में इस लहजे में तनवीर से कहा और इस तरह आगे बढ़ने लगा जैसे सिरे से कोई वाक़या ही ना हुआ हो। माहौल पर एक बार फिर मौत जैसी खामोशी तारी हो गई थी। इमरान, तनवीर और टाइगर बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे कि अगला टाइगर लट्टू की तरह घूमा और दूसरे लम्हे उसके जिस्म फिजा में एक झटके से उठा और वो दीवकामत जिसके एक बाजू लटक रहा था एक बार फिर एक धमाके से पुश्त के बाद नीचे सड़क पर गिरा और टाइगर कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और तेजी से दौड़ता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचे हुए अपने साथियों के पास पहुंच गया। दरवाजे के सामने और अंदर खड़े हुए सारे अफराद तेजी से उन्हें रास्ता देने के लिए इधर उधर हट गए थे। इन सब के चेहरों पर अब हैरत के साथ साथ खौफ और दहशत के साए लरस रहे थे। अरे क्या हो गया है, हम कोई जिन भूत तो नहीं है, हम इंसान हैं भाई, हालत से इंसान, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही वो तीनों बार में दाखिल हो गए। लेकिन हॉल में इसी तरह खामोशी तारी थी। उसी लम्हे बाहर से दीवकामत के धड़ने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर जैसे सड़क कूटने वाला इंजन चलता है इस तरह की आवाज़ें बार की तरफ आती सुनाई दी। लेकिन इससे पहले कि दीवकामत बार में दाखिल होता अचानक एक राहदारी से एक छुरेरे बदन का नौजवान नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। वैसे वो अपने कदोकामत और चेहरे मेहरे से जराइम पेशी की बजाय किसी रोमांटिक फिल्म का हीरो लग रहा था। उसके जिस्म पर भी सलीके का लिबास था और उसे देखते ही इमरान पहचान गया कि ये आदमी भी एयरपोर्ट के इस्तकबालिया हॉल में मौजूद था। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अचानक उसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में हॉल में मौजूद अफराद और इमरान और उसके साथियों को देखते हुए कहा और उसी लम्हे उसकी नजरें दरवाजे पर खड़े इस दीवकामत पर पड़ गईं जिसका एक बाजू बेजान होकर लटक रहा था। उसके बाल परेशान थे, सीने पर से बुनियान कई जगह से फट गई थी, माथे पर बंधी हुई पट्टी खुलकर उसकी गर्दन में गिरी हुई थी और चेहरे पर तकलीफ के साथ साथ शदीद गुस्से के मिले जुले तासुरात मौजूद थे। तुम बौरक, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है, ये क्या हो रहा है? इस नौजवान के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मास्टर, इन तीनों अजनबियों ने बाहर पागों को हलाक कर दिया है और बौरक का भी बाजू तोड़ दिया है और इसे 2 बार उठाकर सड़क पर फेंक दिया है। करीब खड़े एक आदमी ने इस नौजवान से मुखातिब होकर कहा, किन किन की बातें कर रही हो? इस नौजवान ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा, ये तीनों। इस आदमी ने इमरान और उसके साथियों के साथ खड़े हुए तनवीर और टाइगर की तरफ इशारा करते हुए कहा। हेलो, क्या तुम इस बार के मालिक हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए हाल इस मुकामी लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या वाकई तुमने पागों को हलाक किया है और बौरक को बेबस कर दिया है? इस नौजवान के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मेरा नाम गेरी है और ये मेरे साथी हैं रॉबर्ट और स्मिथ। हमारा ताल्लुक जजीरा बैदन से है। अगर कभी तुम जजीरा बैदन गए हो तो तुमने वहाँ गैरी विजडम का नाम जरूर सुना होगा। हम एक खास काम के लिए यहाँ टाग आए थे। काम से फारिग हुए तो हमने सोचा कि 3 स्टार चलें। बड़ी शोहरत सुनी थी, लेकिन इसके हम यहाँ कार पार कर रहे थे कि एक बहन से नुमा आदमी आया और उसने हमारी कार को लाते मारकर डंड डालने की कोशिश शुरू कर दी। चुनाचे मैंने अपने साथियों को उसके चेहरे पर डंड डालने का हुक्म दे दिया। मैं तो उसका जिस्म देखकर ही समझा था कि जानदार आदमी होगा, लेकिन उसका सर तो तरबूज की तरह एक ही डंड पड़ने से फट गया। फिर ये साहब सामने आए, उन्होंने हमारा रास्ता रोका। चुनाचे रास्ता लेने के लिए मजबूरन हमें इसका बाजू तोड़ना पड़ा। बस इतनी सी बात है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा नाम पाइक है। जजीरा बैदन तो मैं आज तक नहीं गया, लेकिन मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि पागों को हलाक और बौरक को बेबस तुमने किया होगा। ये दोनों तो राग इंतहाई माने हुए लड़ाका हैं, पाइक ने हैरत भरे लहजे में कहा। यकीन नहीं आ रहा तो दूसरा बाजू तोड़कर दिखा देते हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो पाइक बेख्तियार हंस पड़ा। अब उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ नरमी के तासुरात उभर आए थे। बस काफ़ी है, एक ही टूटा हुआ बाजू बता रहा है कि तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो, पाइक ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उसका जिस्म बिजली किसी तेजी से घुमा और दूसरे लम्हे एक धमाके के साथ बौरक के हलक से चीख निकली और वो उलटकर पुश्त के बल दरवाजे में ही गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। वेरी गुड, बड़ा खूबसूरत निशाना है तुम्हारा मिस्टर पाइक, गोली ठीक दिल पर ही लगी है, इमरान ने इंतहाई तहसीना मेज लहजे में कहा और पाइक ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, पाइक ने कहा और हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर उसने एक बार फिर तेजी से जेब में डाल लिया। बौरक और अपागों की लाशें गायब कर दो और बस, पाइक ने इर्द गिर्द खड़े लोगों से कहा और फिर वो इमरान से मुखातिब हुआ। आओ मिस्टर गैरी विजडम, मेरे दफ्तर में आओ, तुमसे तरह तफसीली मुलाकात होनी चाहिए, पाइक ने कहा और तेजी से वापस राहदारी की तरफ मुड़ गया। इमरान ने कंधे उचकाए और उसके पीछे चल पड़ा। तनवीर और टाइगर भी खामोशी से उसके पीछे चल रहे थे। राहदारी के अख्ताम पर मौजूद स्पॉट दीवार के करीब पहुंचकर पाइक ने उसकी बुनियाद में मखसूस अंदाज में पैर मारा तो दीवार दरमियान से फटकर दोनों साइडों में सिमट गई और वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। इस कमरे के दूसरे दरवाजे से सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक बड़े हॉल में पहुंचे तो वहां बड़े जोरों शोर से जुआ हो रहा था और वहां 10 के करीब मशीन गनों से मुसल्लह अफराद खड़े पहरा दे रहे थे। एक तरफ एक चौड़ी राहदारी थी। पाइक इस राहदारी की तरफ मुड़ गया। राहदारी में 2 मशीन गनों से मुसल्लह आदमी खड़े हुए थे। पाइक खामोशी से चलता हुआ राहदारी के अख्ताम पर एक दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर एक मखसूस अंदाज में अपने हाथ की एक उंगली रखी तो दरवाजा खुद बहुत खुलता चला गया। आओ अंदर आ जाओ, ये मेरा खास दफ्तर है। पाइक ने मुड़कर अपने पीछे आने वाले इमरान और उसके साथियों से कहा और वो तीनों इसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। दफ्तर और आराम गाह के मिले जुले फर्नीचर से मुज़य्यन खूबसूरत कमरा हासा वसीओ अरीज था।
दरवाजे की साख्त बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है। एक तरफ एक जदीद अंदाज की बड़ी सी दफ्तरी मेज थी जिस पर एक सुरफ्रांग का फ़ोन पड़ा हुआ था। बैठो और मुझे बताओ कि तुम क्या पीना पसंद करोगे, पाइक ने सोफ़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिलहाल तो कुछ नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पाइक हैरत से उनकी तरफ मुड़ा। फिलहाल का क्या मतलब? पाइक ने हैरान होकर पूछा। फिलहाल का मतलब है मिस्टर पाइक की जैक्सन आ जाए, फिर इकट्ठे बैठकर पियेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैक्सन? कौन जैक्सन? पाइक ने और ज़्यादा हैरान होते हुए पूछा। जिसके साथ तुम इंटरनेशनल सेक्शन के इस्तकबालिया हॉल में मौजूद थे जहां मुसाफिरों पर फायरिंग हुई थी। अब भी अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो फिर खुलकर बता दूं कि ग्रांड मास्टर का जैक्सन, इमरान ने जवाब दिया। तो पाइक के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात फैलते चले गए। उसकी आंखें कानों तक फैल गई थीं। अरे अरे, इस कदर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि हैरत से बेहोश हो जाओ, हमें अभी तुमसे बहुत बातें करनी हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है? पाइक ने उसी तरह हैरत भरे लहजे में कहा और इसका हाथ तेजी से जेब की तरफ बढ़ने लगा। इत्मीनान से जेब में हाथ डालो, डरने की क्या ज़रूरत है? वैसे अब ज़रा खुलकर तारुफ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा नाम अली इमरान है, वही अली इमरान जिस पर तुमने फायर खोला था, और ये मेरे साथी हैं तनवीर और टाइगर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पाइक के चेहरे पर इंतहाई अजीब सी कैफियत फैलने लगी। क्या क्या कह रही हो? क्या? पाइक ने हैरत की शिद्दत से रुक कर कहा। फिर दूसरे लम्हे वो लहराकर नीचे गिरने लगा कि यकलहट टाइगर ने उछलकर उसे संभाला और वो टाइगर के बाजुओं में ही ढेर हो गया। हैरत की बेपनाह शिद्दत की वजह से वो बेहोश हो चुका था। कमाल है, इस कदर हैरत भी हो सकती है किसी शख्स की कि वो बेहोशी हो जाए, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये हैरत की वजह से बेहोश नहीं हुआ, खौफ की वजह से बेहोश हो गया है कि मुर्दे कैसे जिंदा हो गए हैं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से हमें इस्तकबाली हॉल में मरते हुए देखा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जबकि इस दौरान टाइगर बेहोश पाइक को सोफे पर लटा चुका था। इसका कोट अकब से नीचे कर दो और जेब से असलहा वगैरह निकाल लो, फिर इसे होश में लेकर आओ, इमरान ने कुर्सी घसीट कर उस सोफे के सामने रखते हुए कहा जिस पर बेहोश पाइक पड़ा हुआ था। टाइगर ने इमरान की हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया, जबकि तनवीर एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। चल लम्हों बाद पाइक होश में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी तक हैरत के तासुरात मौजूद थे। तुम क्या वाकई दुरुस्त कह रही हो? मगर ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद तुम्हें और तुम्हारे साथियों को वहां मरते हुए देखा था, पाइक ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर ने उसे होश दिलाने के साथ साथ उठाकर बिठा भी दिया था, लेकिन कोट अकबी तरफ से नीचे कर दिए जाने की वजह से पाइक बेबस हो चुका था। उसने बात करने के साथ साथ झटका देकर कोट ऊंचा करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा। अब दोबारा बेहोश ना हो जाना पाइक, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें यूं होश में लाने में ज़ाया करते रहे। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ ताकि तुम्हारी ये हैरत दूर हो जाए। हमें तुम्हारी प्लानिंग का पहले से इल्म हो गया था, इसलिए हमने जवाबी प्लानिंग की और तुम्हें मुतमईन करने के लिए वहाँ एक ड्रामा रचाया गया। तुम्हारे जिन आदमियों ने हम पर गनों से हमला करना था, उन्हें ऐसी गनें मुहैया की गई जिनमें सिर्फ धमाका हेज मवाद था। एयरपोर्ट के आला हुकाम से ये कहा गया कि यहाँ एक मशहूर कंपनी हकीकी अंदाज में शूटिंग करेगी और बस बाकी काम फिल्म के अंदाज में मुकम्मल हो गया। तो मुतमईन होकर चले गए। तुम्हारी और जैक्सन दोनों के बारे में हमें इत्तलात मिल गई और ये भी मालूम है कि ग्रांड मास्टर में जैक्सन तुमसे ज़्यादा रुतबे का आदमी है, लेकिन हमने बराह रास्त जैक्सन पर हाथ डालने के तुम्हारे जरिए जैक्सन तक पहुंचने का प्लान बनाया और फिर हम यहाँ आ गए। बस ये है सारी बात, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो तुम वहाँ हलाक नहीं हुए थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गने मेरे सेक्शन से सप्लाई हुई, आदमी मेरे सेक्शन के थे। नहीं, ऐसा होना ही नामुमकिन है। तुम गलत बयानी से काम ले रही हो, पाइक ने कहा। तुम्हारे आदमी फरिश्ते नहीं मिस्टर पाइक, बहरहाल ये बातें बाद में होंगी। तुम जैक्सन को यहाँ बुलाओ, जो बहाना जी चाहे बना लेना, लेकिन उसे 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाना चाहिए, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। कौन जैक्सन? मैं तो किसी जैक्सन को नहीं जानता, पाइक ने यकलहत मुंह बनाते हुए कहा। ओके, मैं तो समझा था कि तुम शरीफ आदमी हो, जराइम की दुनिया में वैसे ही भटक कर आ गए हो, लेकिन लगता है तुम पर कुछ रंग इन लोगों का भी चढ़ आया है और ये रंग मुझे उतारना आता है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने टाइगर को रिवॉल्वर देने का इशारा किया जो उसने पाइक की जेब से निकाला था और हाथ में पकड़े हुए खड़ा था। टाइगर ने रिवॉल्वर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उसका मैगजीन खोला और उसमें मौजूद तमाम गोलियां निकाल कर एक तरफ रख दी। ये देखो, मैं एक गोली मैगजीन में डाल रहा हूँ, अच्छी तरह देख लो, इमरान ने कहा। फिर एक गोली उठाकर उसने पाइक के सामने मैगजीन में डाली और मैगजीन बंद करके उसने इसे घुमाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक उसे घुमाने के बाद उसने हाथ रोक लिया और फिर उसने रिवॉल्वर की नाल पाइक की कनपट्टी से लगा दी। अब तुम्हारे पास बहुत से चांसेस भी हो सकते हैं और एक चांस भी नहीं हो सकता। बोलो जैक्सन को बुलाने के लिए तैयार हो या ट्रैगर दबा दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम मैं किसी जैक्सन को नहीं जानता, पाइक ने कदरे हकलाते हुए कहा और इमरान ने ट्रैगर दबा दिया। क्रुच की आवाज़ निकली। इसके साथ ही पाइक के जिस्म को एक झटका सा लगा। उसका चेहरा और जिस्म पसीने में डूब गया था। एक चांस खत्म हो गया मिस्टर पाइक, अब मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और ट्रैगर दबा दूंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इसके साथ उसने गिनती शुरू कर दी। पाइक की हालत अब तेजी से खराब होती जा रही थी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, अचानक पाइक ने हजानी अंदाज में चीखते हुए कहा। क्या बताना चाहते हो? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वो यहाँ नहीं आएगा, वैसी जगहों पर कभी नहीं आता। मैं तुम्हें इसका फ़ोन नंबर बता देता हूँ, तुम बेशक उससे खुद बात कर लो, पाइक ने कहा। फ़ोन नंबर मुझे मालूम है और ये भी मालूम है कि वो कैनन हाउस में मौजूद है। मैं इसे फौरी मिलना चाहता हूँ। वो अगर यहाँ नहीं आता तो जहाँ वो आ सकता है वो जगह बताओ, इमरान ने कराते हुए कहा। वो यहाँ नहीं आएगा, वो सवाई ज़रूरत के कभी बाहर नहीं आता, पाइक ने जवाब देते हुए कहा। तुम इस कैनन हाउस में गए हो कभी? इमरान ने पूछा।
नहीं, मैं कभी नहीं गया। वैसे कैनन हाउस को वंडरलैंड कहा जाता है और जैक्सन का कॉल है कि इस इमारत में मक्खी भी जिंदा दाखिल नहीं हो सकती। पाइक ने जवाब दिया, ओके, अब बता दो कि ग्रांड मास्टर का चीफ लारेन कहाँ मिलेगा? इमरान ने पूछा। ग्रांड मास्टर? मैं तो नहीं जानता, पाइक ने कहा। तो फिर मैं दोबारा गिनती शुरू कर देता हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इसके साथ ही उसने एक बार फिर गिनती शुरू कर दी, लेकिन इस बार पाइक खामोश बैठा रहा। 3 कहने के बाद इमरान ने ट्रैकर दबा दिया। क्रिच की आवाज़ के साथ ही पाइक के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। चांस कम हो गए हैं, 1 2, इमरान ने कहा और इसके साथ ही गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, ये खौफनाक अजाब है। रुक जाओ, लारेन अब ग्रैंड मास्टर का चीफ नहीं है, वो रॉजर अब ग्रैंड मास्टर का चीफ है। मैं सच कह रहा हूँ, रॉजर चीफ है, जैक्सन उसका असिस्टेंट है, लेकिन रॉजर कहाँ रहता है मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ, पाइक ने कहा। लेकिन इसके साथ इमरान ने 3 कहकर ट्रैगर दबाया और एक बार फिर क्रिच की आवाज़ के साथ ही पाइक के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, पहले लारेन था, ग्रैंड मास्टर अब रॉजर हो गया। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना हुआ है, मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, मैंने ये सुना हुआ है कि गार्बो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो गार्बो से मिलता जुलता रहता है, लेकिन गार्बो भी किसी से नहीं मिलती। गार्बो आज स्टार क्लब की मालिका है, इंतहाई आला तबके की औरत है, वो अपनी मर्जी के अलावा किसी से नहीं मिलती। मैं सच कह रहा हूँ, पाइक ने कहा। क्या गार्बो को मालूम होगा कि रॉजर कहाँ मिल सकता है? इमरान ने पूछा। मुझे क्या मालूम, मैंने तो सिर्फ सुना हुआ है कि वो गार्बो से मिलता है, वो ग्रांड मास्टर है, पाइक ने जवाब दिया। हॉट फील्ड का चीफ भी वही है? इमरान ने पूछा। हॉट फील्ड, वो क्या है? मैं तो नहीं जानता, मैं तो ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ, पाइक ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज़ पर पड़े हुए सुरंग के फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान एक तवील सांस लेकर कुर्सी से उठा। दूसरे लम्हे उसका हाथ बिजली किसी तेजी से घुमा और पाइक चीख मारकर पहलू के बल सोफे पर गिरा और 2 लम्हों तक तड़प कर साकत हो गया। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान के मुंह से पाइक की आवाज़ निकली। पैरी बोल रही हूँ डियर, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, इतनी देर हो गई है तुम्हारे इंतजार करते हुए। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। सॉरी डियर, मैं एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ हो गया हूँ, अभी मुझे देर लगेगी, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने रिसीवर रख दिया। मेरा ख्याल है अब इससे मज़ीद कुछ हासिल होना नामुमकिन है। बहरहाल इससे मुलाकात का ये फ़ायदा हो गया है कि हमें ये पता चल गया है कि अब असल आदमी रॉजर है और इसे गार्बो के ज़रिए तलाश किया जा सकता है। अब हमें फौरी तौर पर इस गार्बो से मिलने आज स्टार क्लब जाना होगा, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। ठीक है, फिर चलो, पहले भी काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है, तनवीर ने कांधे उचकाते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसे ख़त्म कर दो टाइगर, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। बस यहाँ इसकी लाश फौरी दस्तयाब हो जाएगी और ये लोग हमें पूरे शहर में तलाश करना शुरू कर देंगे, टाइगर ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि टाइगर दुरुस्त कह रहा था, वो इन जराइम पेशा अफराद की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। ओह वाकई, इस पॉइंट पर तो मेरा जहन ना गया था। नए सिरे से मेकअप वगैरह करने, लिबास और कार तब्दील करने में तो काफ़ी वक्त लगेगा। ओके, इसे होश में ले आओ, अब ये यहाँ हमारे साथ बाहर जाएगा, इमरान ने कहा। वो टाइगर ने आगे बढ़कर सोफे पर बेहोश पड़े हुए पाइक का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिए। 4 लम्हों बाद पाइक के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए और टाइगर पीछे हट गया। दूसरे लम्हे पाइक के मुंह से एक राह निकली और इसके साथ उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। टाइगर ने बाजू से पकड़कर उसे सीधा बिठा दिया। सुनो पाइक, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और हमें मालूम है कि तुमने इस जैक्सन के कहने पर हम पर हमला किया था। अब 2 सूरतें हैं, एक तो ये कि हम तुम्हें गोली मारकर खामोशी से यहाँ से चले जाएं। दूसरी सूरत यह है कि तुम हमारे साथ चलो और हमें इस गार्बो के क्लब पहुंचा दो, इसके बाद हम जाने और गार्बो जाने। बोलो तुम्हें कौन सी सूरत मंजूर है? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मम मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पाइक ने फौरन ही कहा। ये बात सुन लो कि तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम ये तुम्हारे आदमी इस काबिल नहीं है कि हमारा रास्ता रोक सकें, इसलिए अगर तुमने रास्ते में अपने किसी आदमी को कोई इशारा करने की कोशिश की तो दूसरा सांस भी ना ले सकोगे और तुम्हारे आदमी भी लाशों में तब्दील हो जाएंगे। इमरान का लहजा और सर्द हो गया। मैं कोई इशारा नहीं करूंगा, तुम बेफिक्र हो, मुझे तस्लीम है कि तुम बहुत ऊंचे लोग हो, पाइक ने कहा। ओके टाइगर, इसका कोट ठीक कर दो, इमरान ने कहा और टाइगर ने आगे बढ़कर उसका कोट ठीक कर दिया। इसके साथ ही पाइक एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया, मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं कि गार्बो किसी से नहीं मिलती। वो ऐसी औरत है कि अपनी मर्जी के बगैर नाडा के सदर से भी मिलने से इनकार कर सकती है, पाइक ने कांधों को उचकाते हुए कहा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुमने हमें सिर्फ इस क्लब तक पहुंचाना है और बस, इमरान ने कहा। तो पाइक सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने तनवीर और टाइगर को होशियार रहने का इशारा किया, फिर वो तीनों पाइक के पीछे चल पड़े। पाइक ने वाकई रास्ते में किसी किस्म की कोई शरारत ना की और वो इत्मीनान से क्लब से बाहर आ गए। इमरान ने पाइक को तनवीर के साथ अगली सीट पर बिठाया और खुद भी उसके साथ ही बैठ गए, जबकि टाइगर ड्राइविंग सीट पर था और 4 लम्हों बाद उनकी कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई मेन रोड पर पहुंच गई। पहले अपनी जगह पर चलो, वहां से दूसरे साथियों को हमरा लेकर हम क्लब जाएंगे, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। यहाँ तुम लोगों का साथ किस ग्रुप ने दिया है? पाइक ने कहा। एक्रीमा के रहने वाले एक आदमी ने कार्रवाई की है, किस तरह की है इसकी तफसील जानने की ना हमें ज़रूरत थी और ना मालूम की है, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। इस आदमी का क्या नाम है? पाइक ने होंठ चबाते हुए पूछा। हेनरी मैक, अभी तुम्हारी मुलाकात भी उससे हो जाएगी। वैसे एक बात बताओ कि तुम जराइम की दुनिया में कैसे आ गए? तुम जिस्मानी और जहनी दोनों अंदाज में जराइम पेशा नहीं लगते, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा और पाइक फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। एक तवील कहानी है, मुख्तसर ये कि एक औरत के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए जराइम की दुनिया में दाखिल हुआ था। इस वक्त तो ख्याल सिर्फ इंतकाम लेने की हद तक था, लेकिन फिर हालात ऐसे पैदा हो गए कि यहाँ बजाय बाहर आने के इस दलदल में दस्ता ही चला गया।
वैसे मेरी स्पीच सारा ज़िंदगी में पहला ये मौका है कि मैंने इस तरह शिकस्त खाई है और इसकी वजह दरअसल यही है कि मैं आप हजरात की तरफ से पहले से होशियार नहीं था। पाइक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो अब होशियार हो जाना। वैसे एक बात कहूँ पाइक कि तुम लोग हम हाँ हमारे रास्ते में आ गए हो। हमारा कोई ताल्लुक ग्रांड मास्टर से नहीं था। हम तो हॉटफील्ड नामी एक तंजीम के खिलाफ काम करने यहाँ आ रहे थे और हॉटफील्ड के बारे में हमें यही मालूमात मिली थी कि उसका ताल्लुक भी टाक से ही है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। इस नाम की कोई तंजीम यहाँ मौजूद नहीं है। अगर होती तो कम अज़ कम मुझे इस आदमी से बेखबर ना रहता। यहाँ तो अगर किसी बच्चे के नाम भी उसके वालिदैन तब्दील कर दें तो मुझे उसकी इत्तला मिल जाती है, पाइक ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ये लारैन की जगह रॉजर ने कैसे ले ली है? क्या उसे रॉजर ने हलाक कर दिया था? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। मुझे नहीं मालूम क्योंकि ये हेडक्वार्टर का अपना मामला है। मेरा सेक्शन 3 सिर्फ हादसा मामलात पर ही काम करता है, वरना मेरा कोई ताल्लुक तंजीम से नहीं रहता। मुझे तो सिर्फ इतनी इत्तला मिली है कि लारैन ने किसी मिशन में नाकामी की वजह से खुदकुशी कर ली है और उसकी जगह रॉजर ने ले ली है, पाइक ने जवाब दिया। उसी लम्हे कार उस कोठी के गेट पर पहुंच गई जहां इमरान और उसके साथी रहाइश पजीर थे। टाइगर ने नीचे उतरकर मखसूस अंदाज में वक्फे वक्फे से 3 बार कॉल बेल का बटन प्रेस किया और फिर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और सफदर बाहर आ गया। उसने एक नज़र टाइगर, तनवीर, इमरान और पाइक पर डाली, फिर तेजी से वापस मुड़कर इस खिड़की में गायब हो गया। चंद लम्हों बाद वो कार समेत अंदर पहुंच चुके थे। बरामदे में कैप्टन शकील और जूलिया के साथ हंडी भी मौजूद था। इन सब की नजरें पाइक पर जमी हुई थी जो अब कार से उतर रहा था। इनसे मिलो हंडी, ये है मिस्टर पाइक, 3 स्टार क्लब के मालिक, मैनेजर और एयरपोर्ट पर बनाई जाने वाली फिल्म के असल हदायतकार। इमरान ने हंडी से मुखातिब होकर कहा तो हंडी के साथ साथ कैप्टन शकील और जूलिया दोनों चौंक पड़े। मगर इमरान साहब ये तो, हंडी मैक ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर रुक गया। यह भी हमारे मुखालिफ कैंप में है। मुझे चूंकि इसकी हदायतकारी पसंद आ गई थी इसलिए मैंने इसे हलाक करने की बजाय साथ ले आया हूँ ताकि इसकी फ़नी महारत से सही मानों में फ़ायदा उठाया जा सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो सारे सिटिंग रूम में आकर बैठ गए। मिस्टर हनरी, तुमने यहाँ किस ग्रुप की हमायत हासिल करके मेरा सेटअप खत्म कर दिया है? पाइक ने हनरी से मुखातिब होकर कहा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? हनरी मैक ने चौंक कर पूछा। मैं इस ग्रुप के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने इस कदर महारत से मेरे सेटअप को डेड फ्लॉप किया है। मेरी नज़र में तो यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, पाइक ने जवाब दिया। मैंने इसके लिए क्रीमा के एक ग्रुप ब्लैक बॉरेंस की खिदमत हासिल की थी। अब उन्होंने ये सारा इंतजाम कैसे किया है इसका मुझे इल्म नहीं है, हनरी ने जवाब दिया और पाइक ने होंठ पेश लिए। शायद वो हनरी के जवाब से मुतमईन ना हुआ था। इमरान ने मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन के रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कैनन हाउस। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी और इमरान चौंक पड़ा क्योंकि इससे पहले उसने जब इस नंबर पर पाकिशा से बतौर जैकब फ़ोन किया तो इस पर बराह रास्त जैकब ने फ़ोन अटेंड किया था। पाइक बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सेक्शन 3। इमरान के मुंह से पाइक की आवाज़ निकली और कुर्सी पर बैठा हुआ पाइक बेइख्तियार उछलकर खड़ा हो गया, मगर तनवीर ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से वापस कुर्सी पर धकेल दिया। ओ मिस्टर पाइक, मैं बॉर्नर बोल रहा हूँ। कैनन हाउस का इंचार्ज बॉस जैक्सन ने आपको कॉल किया था लेकिन वहाँ से बताया गया कि आप कहीं गए हुए हैं और बताकर नहीं गए। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हाँ, मैं एक ज़रूरी काम गया था। अभी मुझे इत्तला मिली है कि कॉल आई थी। क्या मसला है? बॉस कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो मदाम डयारी के पास गए और वहाँ से मुस्तकिल तौर पर नंबर 2 में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जिसे तुम्हारे ग्रुप ने एयरपोर्ट पर ख़त्म किया था उसके मुतालिक इत्तला मिली है कि वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ से कहा गया। ये क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? मैंने और बास ने अपनी आंखों से उन्हें एयरपोर्ट पर मरते हुए देखा था। इमरान के लहजे में बेपनाह हैरत का इजहार था। चीफ बास ने बास को फ़ोन करके बताया था कि वो मिस कार्बो के साथ मौजूद थे कि क्राइम चैनल की खबरें सुनने पर उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ तो कोई फिल्म बनाई गई है, कोई आदमी नहीं मरा। बास को इस बात पर यकीन नहीं आया क्योंकि बास भी तुम्हारे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन बास ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि वाकई ये किसी फिल्म की शूटिंग थी और एयरपोर्ट के आला हुकाम ने टाग के गवर्नर की खसूसी सिफारिश पर उसकी इजाज़त दी थी। इस पर चीफ ने बास को हदायत दी और इन लोगों को ट्रेस करने का केस अब मादाम डयारी के जिम्मे लगाया जा रहा है। तुम्हारे बारे में बास हदायत दे गए हैं कि तुम्हारा फ़ोन आए तो तुम्हें कह दी जाए कि तुम ताइतरासानी अंडरग्राउंड रहोगे। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो पाइक की तरफ मुड़ गया जो हैरत से आंखें फाड़े इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन आना बंद हो गया हो। ये मादाम डयारी कौन है? इमरान ने कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए पाइक से कहा। ये तुमने मेरी आवाज़, मेरे लहजे की इस तरह हूबहू नकल कैसे कर ली? ये कैसे मुमकिन है? पाइक ने रुक रुक कर कहा। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। ये बातें हमारे लिए मामूली हैसियत रखती हैं, इमरान ने इस बार कदरे सर्द लहजे में कहा। मादाम डयारी यहाँ मालूमात फरोख्त करने वाली पार्टी है, इसका पूरा सेटअप मौजूद है। खुद वो इंतहाई अयार और चालाक औरत है, पाइक ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। सुनो, अगर तुम वादा करो कि खामोश बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें बेहोश करने का हुक्म नहीं देता क्योंकि अब मैं जो फ़ोन करने वाला हूँ इसमें तुम्हारा बोलना मुझे सख्त नागवार गुजरेगा। इमरान ने कुर्सी से उड़ते हुए पाइक से मुखातिब होकर कहा। मैं तुम्हारे आदमियों के घेरे में हूँ और बेबस हूँ, पाइक ने होंठ काटते हुए जवाब दिया। शुक्र करो कि जिंदा हो, इमरान ने कहा और एक बार फिर उसने मुड़कर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। आर स्टार क्लब की मादाम गार्बो का नंबर दीजिए। मेरी बात अच्छी तरह सुन लीजिए, मुझे बराह रास्त मादाम का नंबर चाहिए, क्लब का नंबर नहीं चाहिए, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यह सर। दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रडल दबाया और ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कुछ देर तक घंटी बजती रही फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। सेक्रेटरी टू गवर्नर बोल रहा हूँ। जनाब गवर्नर साहब मादाम से फौरी बात करना चाहते हैं, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा।
ये सर होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो गार्बो स्पीकिंग। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक नाजुक और मुतरन्नम सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डिप्टी गवर्नर नास्कल स्पीकिंग। मादाम इमरान ने इस पर लहजा बदलते हुए कहा, मगर हमें तो बताया गया है कि जनाब गवर्नर बजाते खुद बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। डिप्टी गवर्नर। कहा गया होगा आपकी सेक्रेटरी को गलती लगी होगी। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में जवाब दिया। बहरहाल फरमाइए, हमने पहले तो आपके मुतालिक कभी नहीं सुना। गार्बो के लहजे में हैरत का तासुर मौजूद था। आपसे हमारा पहला राब्ता है जनाब रॉजर साहब से एक इंतहाई अहम सरकारी काम है। हमें बताया गया है कि वो आपके पास तशरीफ़ फरमा है। इमरान ने जवाब दिया। ओ नहीं, इस वक्त नहीं है, निस्फ घंटा पहले ज़रूर थे लेकिन फिर वो चले गए हैं। गार्बो ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ मिल सकेंगे इस वक्त? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम और ना मैंने कभी किसी दूसरे की मसरूफियात जानने की कोशिश की है। इस बार गार्बो का लहजा सर्द था। ओके थैंक यू मादाम, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब इस मादाम गार्बो के दीदार करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। इमरान ने रिसीवर रखकर जूलिया की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो नहीं मिलेगी, वो किसी से नहीं मिलती, वो इस मामले में पूरे टाग में मशहूर है। बाइक ने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा। तुमसे भी नहीं मिलेगी? इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। मुझसे तो वो वाकिफ़ ही नहीं है, बाइक ने चौंक कर कहा। इसीलिए तो वो मिलने पर मजबूर हो जाएगी। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, हमसे ताउन करना चाहते हो या नहीं? मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया था ताकि तुम इस दौरान अच्छी तरह सोच समझ कर यहाँ किसी फैसले पर पहुँच सको। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कैसा ताउन? बाइक ने चौंक कर पूछा। मैं हर सूरत में ग्रैंड मास्टर के चीफ रॉजर से मिलना चाहता हूँ। इमरान के लहजे और ज़्यादा सर्द हो गया। मगर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बाइक ने हैरान होकर कहा। तुम सेक्शन 3 के चीफ और तुम्हारी कारकर्दगी ऐसी है कि तुम्हें हास मौक़ों पर सामने लाया जाता है। क्या तुम्हारा सेक्शन मादाम गार्गो को इस क्लब से अगवा करके यहाँ नहीं पहुँचा सकता? इमरान ने जवाब दिया। वो नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मादाम गार्बो को वहाँ से अगवा किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस क्लब में दाखिल होने वाले मादाम गार्बो की बराह रास्त नज़रों में होता है। फिर वो जिस हिस्से में रहती है वहाँ तो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। मेरा सेक्शन तो क्या, पूरे टाग की फ़ौज भी वहाँ जबरन दाखिल नहीं हो सकती। बाइक ने जवाब देते हुए कहा। मैं इसे तुम्हारी तरफ से इनकार समझूँ? इमरान ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, वहाँ इंतजामात ही ऐसे हैं। बाइक ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्या इंतजामात हैं? तफसील से बताओ। इमरान ने कहा। तफसील का तो मुझे इल्म नहीं है, मैंने तो सुना हुआ है कि वहाँ इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। बाइक ने गड़बड़ाकर कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। टाइगर? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। जाओ जाकर बाइक का मेकअप करके आओ, तुम्हारा कदोकामत से मिलता है। इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तो माहिर चाहते क्या हो? जूलिया ने जो अब तक खामोश बैठी हुई थी टाइगर के बाहर जाते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा। इस गार्बो से रॉजर का पता मालूम करना चाहता हूँ। इमरान ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। तो इसके लिए इतने लंबे चौड़े तरद्दुद की क्या ज़रूरत है? वो क्लब में मौजूद है। 10-12 अफराद का हाथमा होगा तो गार्बो हाथ आ ही जाएगी। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मैं उसे इस तरह अगवा कराना चाहता हूँ कि किसी को उसके अगवा का इल्म ना हो सके, वरना हम जिस तरह इत्मीनान से यहाँ बैठे हैं इतने इत्मीनान से फिर ना बैठ सकेंगे। इमरान ने कहा और तनवीर होंठ खींचकर खामोश हो गया। आपका ख्याल है कि टाइगर बाइक के रूप में जाकर इस गार्बो को आसानी से ले आएगा? सफदर ने कहा। हाँ, वो आने के लिए मजबूर होगी। इमरान ने कहा। इसकी बात सुनकर बाइक के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट तैर गई। इमरान साहब का ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हालांकि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि वो मुझे जानते तक नहीं। बाइक ने कहा। लेकिन इमरान ने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस कमरे में आया तो बाइक एक बार फिर चौंक पड़ा, क्योंकि टाइगर का चेहरा और बाल हूबहू उससे मिलते जुलते थे। बाइक को दूसरा लिबास ला दो ताकि ये अपना लिबास तुम्हें दे सके, इमरान ने कहा और टाइगर एक बार फिर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने एक बंडल उठाया हुआ था। मिस्टर बाइक, बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील कर लो और अपना लिबास टाइगर को दे दो, इमरान ने कहा और बाइक एक झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर टाइगर के हाथ से बंडल लेकर वो मुल्हिका गुसलखाने की तरफ बढ़ गया। गुसलखाने में दाखिल होकर उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, इमरान ने फौरन जेब में हाथ डाला और जेब से एक छोटा सा सिगरेट केस नुमा बॉक्स बाहर आ गया। उसने होंठों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया, फिर बॉक्स के कोने में मौजूद बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे बॉक्स से पानी का हल्का सा शोर सुनाई देने लगा। हेलो हेलो, बाइक बोल रहा हूँ। दूसरे लम्हे बॉक्स से बाइक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और इमरान के सारे साथी बेइख्तियार चौंक पड़े। यस गार्बो, टर्निंग यू ओवर। दूसरे लम्हे बॉक्स में से गार्बो की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसके लहजे में हैरत नुमाया थी। गार्बो बखीशिया, सीक्रेट सर्विस का एक आदमी मेरे रूप में तुम्हारे क्लब आ रहा है। वो तुम्हें अगवा करने की कोशिश करेगा ताकि तुमसे चीफ बॉस का पता पूछ सकें। इसके साथ दूसरे लोग भी होंगे। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। तुम फ़ौरन क्लब बी में चली जाओ, इस तरह तुम महफूज हो जाओगी। ओवर बाइक की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे रूप में ये क्या कह रहे हो डियर? ये कैसे मुमकिन है? ओवर दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। तफसील बताने का वक्त नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो वरना तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। फ़ौरन क्लब से चली जाओ, ओवर एंड ऑल, बाइक ने कहा और इसके साथ ही पानी का शोर उभरा। फिर खामोशी तारी हो गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए बॉक्स का बटन ऑफ किया और उसे वापस जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद गुसलखाने का दरवाज़ा खुला और बाइक हाथ में अपना लिबास उठाए बाहर आ गया। ये लीजिए मेरा लिबास, उसने टाइगर की तरफ लिबास बढ़ाते हुए कहा। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही बाइक, तुम वो ट्रांसमीटर निकाल कर दे दो जिस पर तुमने अभी गार्बो को कॉल किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बाइक बेइख्तियार उछल पड़ा। ट्रांसमीटर? क्या मतलब मैं समझा नहीं, बाइक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा।
वो जो तुम्हारे दांत में छुपा हुआ है टागस 3 टाइप ट्रांसमीटर, इमरान ने यकलहा सर्द लहजे में कहा। दांत में ट्रांसमीटर, पाइक ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाते हुए कहा। ये देखो इसका फिक्स रिसीवर, ये मैंने तुम्हारे दफ्तर से उठाया था। जब तुम हमारे साथ आने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़े थे तो मुझे तुम्हारी मेज के साथ वाले रैक में पड़ा हुआ नजर आ गया था। बज़ाहिर ये सिगरेट केस नजर आता है, इसलिए तुमने बेफिक्र होकर उसे रैक में से नहीं उठाया था। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि यह खसूसी ट्रांसमीटर अब एक्रीमा में आम बिकने लग गया है। इसका स्पेशल सेट इस कदर छोटा होता है कि इसे दांत में हिलाकर छुपाया जा सकता है। और अब तक तुम्हारे साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू का मकसद भी यही था कि तुमसे किसी तरह यह गुलवाया जा सके कि तुम्हारा ताल्लुक गार्बो से किस किस्म का है, क्योंकि ये तो मुझे मालूम हो चुका था कि तुम्हारा ताल्लुक बहरहाल गार्बो से है, लेकिन ये मालूम ना हो रहा था कि ये ताल्लुक किस अंदाज का है। लेकिन अब तुम्हारी कॉल के दरमियान तुम्हारे लहजे की बेतकल्लुफ़ी और गार्बो का तुम्हें डियर कहने से तुम्हारे दरमियान ताल्लुकात का मुझे अंदाज़ा हो गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और पाइक के चेहरे पर हैरत के साथ साथ इस पर खौफ के तासुरात भी उभर आए। तुम माहिर क्या चीज़ हो, तुम ये सब कुछ कैसे जान लेते हो? गार्बो के साथ मेरे ताल्लुकात के बारे में तो सवाए गार्बो और मेरे किसी तीसरे आदमी को ही इल्म नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? क्या तुम कोई माफूकुल फितरत हस्ती हो? पाइक के लहजे में खौफ का अंसर नुमाया था। इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। जो आदमी इंसानी नफ्सियात के बारे में कुछ जानता हो उसे बात औकात माफूकुल फितरत भी समझ लिया जाता है। तुमने जिस अंदाज में गार्बो का नाम लिया, फिर तुम्हारा रोमांटिक फिल्मों के हीरो जैसा अंदाज, गार्बो के बेपनाह हुस्न के चर्चे, ये सब कुछ एक कहानी सुना रहे थे। मैंने वो कहानी सुन ली, बस इतनी सी बात है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और पाइक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम इंसान नहीं हो, तुमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पाइक ने तवील सांस लेते हुए कहा और इस तरह कुर्सी पर बैठ गया जैसे वो आखिरी बाजी भी हार बैठा हो। अब बता दो कि रॉजर का हुलिया क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पाइक ने चौंक कर सर उठाया और चंद लम्हे इमरान की तरफ देखता रहा, फिर उसने हुलिया बताना शुरू कर दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि रॉजर इस वक्त कहाँ होगा? क्योंकि तुमसे ज़्यादा रॉजर के बारे में और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तुम्हें गार्बो से मिलते वक्त इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता होगा कि रॉजर की मसरूफियात तुम्हारे इल्म में रहें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, मुझे गार्बो खुद बुला लेती है, इसे रॉजर के बारे में मालूम होता है। पाइक ने होंठ चबाते हुए कहा। कहाँ बुला लेती है? जाहिर है वो गुलाब में तो नहीं बुला सकती तुम्हें, वरना रॉजर को यकीनन इत्तला मिल जाती। इमरान ने कहा। उसके पास मुख्तलिफ ठिकाने हैं, वो किसी भी जगह बुला लेती है, पाइक ने जवाब देते हुए कहा। वो ठिकाना कौन सा है जिसे तुम भी कह रहे थे? इमरान ने पूछा। ये हमारा कोड है, इसका मतलब है कि किसी ऐसी जगह जिसके मुतालिक कोई ना जानता हो, पाइक ने जवाब दिया। तनवीर, अब तक मिस्टर पाइक के साथ बहुत नरमी की जा चुकी है, लेकिन अब मिस्टर पाइक नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। इमरान ने इस बार तनवीर से मुखातिब होकर कहा। तुम खुद वक्त ज़ाया करने पर तुले हुए थे, तनवीर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसे इंतहाई बर्क रफ्तारी से उछलकर एक तरफ हटना पड़ा, क्योंकि पाइक ने यकला हाथ उछलकर तनवीर के सीने में टक्कर मारकर उसे रास्ते से हटाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ निकलना चाहा था। क्योंकि तनवीर बैरूनी दरवाजे के बिल्कुल सामने मौजूद था, लेकिन तनवीर ने एक तरफ हटते ही लात चलाई और दूसरे लम्हे पाइक के हलक से एक चीख निकली और वो उछलकर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। तनवीर ने बड़े महाराना अंदाज में अपने ही जोर में आगे बढ़ते हुए पाइक की पुश्त पर लात मारी थी। फिर इससे पहले कि पाइक उछलकर खड़ा होता, तनवीर उसके सर पर पहुंच के इसके बाद तो जैसा कमरा पाइक के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। तनवीर की जोरदार लातों ने उठने की कोशिश करते हुए पाइक की कई पसलियां एक ही वजन में तोड़ डाली थीं। पाइक ने मुड़कर तनवीर की लात पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जबड़े पर भरपूर लात पड़ी और वो पूरी तरह चीखता हुआ पहलू के बाल नीचे गिरा। फिर उसका जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर ताकत हो गया। अब इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो, टाइगर जाकर रस्सी लेकर आओ, अब बाकी काम आसानी से हो जाएगा, इमरान ने कहा। और तनवीर ने उंधे मुंह पड़े हुए पाइक को गर्दन से पकड़कर एक झटके से उठाया और एक तरफ पड़ी कुर्सी पर फेंक दिया। टाइगर बाहर जा चुका था। क्या ये गार्बो वाकई रॉजर के बारे में जानती होगी? सफदर ने पूछा।